रात के 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस ज़रा लेट से छूटी होगी तो ही शायद मिलेगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पर ही बितानी पड़ेगी। साला किस्मत ही खराब है। ऐसे अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफ़र करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का था। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में ज़मीन ली और उस पर घर बनाया है। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी ही नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियाँ टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी मिले जो उसको समझ सके। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी थी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस आई तो, नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और नागेश बस के पीछे से दरवाजे के अंदर गया। टिकट निकाली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पर नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतज़ाम करना होगा। इसके इंजन में कुछ खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हुआ। रात पड़ रहे थे, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोचकर नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पर कोई औरत को नागेश ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर्र की आवाज़ करके रुक गई। ड्राइवर बोला अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतर कर अपना जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते में घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पर एक जगह जाकर रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपनी घर जाने की परेशानी भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा मेरा घर यहीं पास ही में है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर पर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो ज़रा संभल गया। उसने कहा नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। कोई मिल जाएगा तो मैं उसके साथ घर चला जाऊँगा, बेवजह आपको तकलीफ़ होगी। वो लड़की बोली
अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती हैं घर में, अगर चलना हो तो मेरे साथ चल लो। इतना विश्वास नागेश के लिए काफी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहने थे। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकलने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयानक अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे वो रास्ता जहां वो बस छोड़ कर आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको देता? वो तो नाम भी नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नागेश खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है ज्यादा और नेटवर्क भी नहीं है। जंगल घना था, लाइट लगाने के लिए काम आएगी ये सोचकर उसने मोबाइल को बंद किया। लेकिन आजू बाजू देखकर पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहा है। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिया और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रहे थे, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने नजर आ रहा था और डर रहा था कि अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़कर उल्लू की तरह जाग रहा था वो। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ कि वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से वो समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने के लिए निकल लिया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ एक आध घर भी दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया। बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था कि उसकी माँ भी यहीं रहती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहे थे। नागेश के मन में वो लड़की भूली नहीं जा रहे थे। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक आदमी आया। नागेश ने उसको देखकर उसको पास जाते ही सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी को देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, भाई साहब, आप कौन हो और यहाँ कैसे, रास्ता भूल गए क्या? तो नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था, क्या तुम बता सकते हो? कहाँ? यहाँ इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं यहाँ आते रहता हूँ। वो बकरी वाला बोला। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं, इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। शाम होने को आए थे। वो बकरी वाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा,
साहब, कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हो, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई। मुझे देखना है कि आखिर वो है कौन। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर से ना वो लड़की आई और ना ही उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़कर बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी उसकी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आती हुई दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब पेड़ से उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना वो अब भूल गया था। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मारा जा चुका था, ऐसे नागेश को लगा। वो वहीं पेड़ पर बैठा था। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थे। वो जहां रास्ता मिला उधर भागता चला गया। घर के अंदर लड़की है या नहीं उसने ये भी नहीं देखा। भागते हुए जैसे तैसे उसको हाईवे मिल गया और वो अपने घर तक पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था कि उसकी जुबान नहीं चल रहे थे। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को दवा खाने में भर्ती कराया गया और उस पर इलाज चालू हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या। डॉक्टरों ने कुछ दिनों के बाद उसे पागल करार दे दिया। पागलों का ट्रीटमेंट चालू हो गया। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने कि कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वो भयंकर नज़ारा देखकर उसको भागना तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़के अंदर ही थे। वो आदमखोर बन चुके थे, खून ही खून। वो जानवरों जैसे मरे हुए उस आदमी का मांस खा रहे थे। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार था। उसको देखते ही वो लड़की कुछ अजीब चीज ही बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयानक लाल हो चुके थे, खून से लथपथ। वो बकरी वाले की तरफ लपकी। उसने उस बकरी वाले को अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ नागेश जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफ़ेद लिबास में घर से बाहर निकली
और अपने अगले शिकार की तलाश में हाईवे की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अगर तुमने कभी किसी बच्चे की हंसी अंधेरी रात में सुनी तो दुआ करना कि वो इंसानी हो। ये बात बूढ़ी अम्मा अक्सर गांव के बच्चों से कहा करते थे। लेकिन एक बार गांव का ही एक लड़का रोहन उस हंसी का पीछा कर गया और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। आज भी रात में उस पुराने स्कूल की खिड़कियों से किसी बच्चे की चीख, हंसी और रेंगती हुई परछाइयों की आवाजें आती हैं और लोग अब भी पूछते हैं, क्या वो बच्चा इंसान था या कुछ और? उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव दुर्गापुरी में दशकों से एक पुराना स्कूल खंडर पड़ा था। उस स्कूल को लोग भूतिया स्कूल कहते थे क्योंकि वहां एक बच्चा रहस्यमयी हालत में मारा गया था और तब से वो स्कूल बंद है। गांव में कहा जाता है कि वो बच्चा एक राक्षस का पुत्र था, एक डीमन चाइल्ड जिसे इंसान समझने की भूल की गई थी। शहर से आए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अनिरुद्ध ने उस स्कूल पर फिल्म बनाने का प्लान बनाया। साथ में उसके दो दोस्त मीरा और नील। गांव वालों ने उन्हें मना किया, पर अनिरुद्ध ने कहा, यह सब अंधविश्वास है, एक सच्ची स्टोरी हमें बनानी है। तीनों रात को कैमरा लेकर स्कूल पहुंचे। चारों ओर झाड़ियों में सरसराहट थे, हवा स्थिर थी लेकिन घुटन भरी। जब उन्होंने स्कूल का दरवाजा खोला तो एक ठंडी लहर उनके शरीर में समा गई। दीवारों पर बच्चों की डरावनी आकृतियां बनी थी। आंखें फूटती, मुंह से खून बहता और बच्चों की आकृति जिसने अपनी मां को छुरा घोंपा था। कमरे के कोने में जंग लगी झूले की चैन अपने आप हिल रहे थे। एकदम सन्नाटा, फिर अचानक रेडियो जैसा कुछ चालू हो गया और उसमें बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी जो धीरे धीरे राक्षसी गड़गड़ाहट में बदल गई। नील ने कैमरा घुमाया और एक बेंच के नीचे कुछ रेंग रहा था। मीरा ने टॉर्च मारी, एक बच्चा, पर उसके चेहरे पर गहरी काली दरारें थी। आंखें बिल्कुल सफेद और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे आग में झुलसा हुआ हो। वो गुर्राया, तुम भी मुझे छोड़ दोगे जैसे सबने छोड़ दिया था। मीरा को अचानक याद आया, उसकी नानी ने बचपन में बताया था कि उसके परिवार से एक बच्चा बहुत पहले खो गया था और कभी नहीं मिला। अनिरुद्ध ने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले और पाया वो बच्चा जिसे शापित चाइल्ड कहा गया था मीरा का ही पूर्वज था। इसका मतलब ये था मीरा का खून उसी राक्षसी वंश से जुड़ा था। बच्चा बार बार एक ही बात कह रहा था, तू वापस आ गई, अब हम सब साथ रहेंगे हमेशा। मीरा हिल नहीं पाई, उसकी आंखों में अजीब लाल चमक आने लगी। नील और अनिरुद्ध ने मीरा को खींचकर बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। दीवारों से खून बहने लगा। चारों ओर से बच्चों की आवाजें आई, अब तुम हमारे खेल में फंस चुके हो। तभी स्कूल की जमीन कांपने लगी। छत से उल्टे लटके बच्चे गिरने लगे, पर वो मरे हुए नहीं थे। उनके मुंह से कीड़े रेंग रहे थे, आंखें पलकों से बाहर झूल रहे थे। अनिरुद्ध ने चीखते हुए कहा, हम चले जाएंगे, बस हमें छोड़ दो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आखिरी दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। मीरा की आंखें जल रही थी
और वो मुस्कुरा रहे थे उस बच्चे के साथ। 1 साल बाद एक नया डॉक्यूमेंट्री क्रू गांव पहुंचा। उन्हें कैमरा मिला। अनिरुद्ध और नील गायब थे। मीरा का कोई सुराग नहीं। और उसी रात गांव की एक और बच्ची अपने घर की छत पर खड़े थे, चुपचाप मुस्कुराती हुई और फुसफुसा रहे थे, अब मेरी बारी है। शैतान कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। शिवांश एक एक्सप्लोरर यूट्यूबर। उसको एक रहस्यमय मैसेज मिलता है, अंधेरा गांव जाओ, अगर जिंदा लौटे तो कहानी बना लेना। पुराने नक्शे में उसे एक गांव का नाम दिखता है, अंधेरा, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं। वह उत्तराखंड की एक बस पकड़ता है जो रात 8 बजे चलती है। ड्राइवर डर कर पूछता है, क्या तुम सच में वहां जा रहे हो? बस में घुसते ही उसे महसूस होता है कोई उसकी गर्दन के पास सिसकारी ले रहा है। बस आखिरी मोड़ पर रुकती है। ड्राइवर बोलता है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं, बस सरहद है, वहां से तुम अकेले जाओ। वहां कोई बोर्ड नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक टूटा फूटा लकड़ी का गेट जिस पर लिखा था, जो आया वो गया, जो गया वो लौटा नहीं। जैसे ही शिवांश सरहद पार करता है, उसका जीपीएस बंद हो जाता है और टॉर्च की रोशनी एक बार अचानक लाल चमकती है। गांव की गलियों में अजीब सन्नाटा है। हर घर बंद है, पर खिड़कियों से किसी के झांकने की परछाइयां दिखती हैं। शिवांश एक पुराना घर खोलता है। अंदर सिर्फ धूल, टूटी तस्वीरें और एक बंद दरवाजा। दरवाजों के पीछे एक लड़की की आवाज आती है, मुझे बाहर मत निकालना, मैं अब इंसान नहीं रही। गांव के बीचों बीच एक नाला है जिसका पानी गाढ़ा लाल है, जैसे खून हो। वहां एक बूढ़ी औरत दिखती है जो बोलती है, तू नया है तो जान ले, यहाँ की नदी रोती नहीं, खून पीती है। वो आंखें खोलती है, सफेद पुतलियां और बिना पलकें। शिवांश भागता है, लेकिन उसके पैरों से नदी की लहर लिपटने लगती है। शिवांश जंगल में छुपता है। पेड़ों पर कपड़े झूल रहे हैं, जैसे कोई लटका हो। जब ऊपर देखता है तो असल में वहां लोग लटके हैं, पर चेहरों पर कोई नाक आंख नहीं। उनमें से एक धीरे धीरे बोलता है, हम सब ब्लॉगर्स थे, कैमरे ने हमें मारा। शिवांश अपना कैमरा ऑन करता है। कैमरे में गांव की असली सूरत दिखती है। हर घर में खून, दीवारों पर नाम और हर गली में सड़े हुए शरीर। बिना कैमरे के ये सब साफ सुथरा दिखता है। शिवांश को समझ आता है कैमरा सच दिखा रहा है और गांव एक भ्रम है। गांव के मंदिर में एक तहखाना है, उसमें 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पास एक नाम लिखा है। एक दरवाजे पर लिखा है, शिवांश वर्मा। वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है और भीतर उसकी खुद की लाश पड़ी है। एक रहस्यमय पुजारी आता है। ये गांव शापित है, जो इसमें घुसा उसे खुद को छोड़ना होता है। पुजारी कहता है, अगर तुझे बचना है तो अपनी आत्मा मुझे दे, तभी तुझे यहाँ से निकलने दूंगा। शिवांश इनकार करता है। तभी पुजारी बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला दूसरा शिवांश सामने लाता है, जो मुस्कुरा रहा है। पता चलता है कि गांव हर इंसान का डुप्लीकेट बनाता है।
जो खुद उसे मारकर बाहर दुनिया में उसकी जगह ले लेता है। अब असली शिवांश और उसका डुप्लीकेट आमने सामने खड़े हैं। दोनों दावा करते हैं कि वो असली है। पुजारी चिल्लाता है, एक को चुन, दूसरा हमेशा के लिए रहेगा इसी गांव में। अगली सुबह एक YouTube वीडियो अपलोड होता है, एक्सप्लोरिंग अंधेरा गांव, द स्कैरिएस्ट प्लेस एवर। शिवांश बोलता है, हंसता है, पर वीडियो के आखिर में जब कैमरा बंद होता है उसकी आंखें धीरे धीरे सफ़ेद हो जाती हैं और पीछे दीवार पर लिखा होता है, असली अंदर छूट गया। अंधेरा गांव अभी भी वही है, लेकिन अब वो एक और नाम ढूंढ रहा है। अगला कौन? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।